हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 28 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। वीडियो 29 तारीख को अपलोड हो रही है। 28 को थोड़ा सा बिजी हो गए थे ज़्यादा, ओके। तो 29 को ही वीडियो अपलोड हो रही है। बाकी की वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें पिछले एक साल की वीडियोज़ पड़ी हैं। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल काम के हैं। कुछ छोटे आर्टिकल दिए गए हैं चार, और चार बड़े आर्टिकल्स दिए गए हैं, उनको भी हम यहाँ पर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो बेसिकली आपको बताया गया है, मून पर नासा का मिशन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टेमिस मिशन, ओके। और इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली आर्टेमिस मिशन के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उससे संबंधित जो स्पेस क्राफ्ट है दैट इज कॉल्ड ओरियन स्पेस क्राफ्ट, उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। तो ये जो है वो मोस्ट पावरफुल रॉकेट के रूप में उभर करके आएगा, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, और ये जो है वो ओरियन कैप्सूल को ले जाएगा। बेसिकली ये जो आपका ORION नाम का वर्ड है, ये एक कैप्सूल के रूप में होगा जिसमें क्रू जो है वो यहाँ पर मून पर जाएगा, ओके। तो ये एक तरीके का क्रू मॉड्यूल हो गया, ओके। और इससे जो है वो आपके एस्ट्रोनॉट्स को मून के अंदर यहाँ पर आप समझो कि ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारा मिशन जो है सब मिले हुई चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। अगर सब कुछ सही से चलता रहा तो नासा का जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है वो इसको 29 अगस्त को यहाँ पर लॉन्च करेगा, और देखते हैं उसके बाद में क्या क्या खबरें निकल करके आती हैं। और ओके, और फिलहाल तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नासा का ये मिशन है, मून के लिए मिशन है, आर्टेमिस इसका नाम है, ओरियन इसके अंदर में जो है वो एक स्पेस क्राफ्ट है। और ये जो है वो ऐसे बनाया गया है कि ह्यूमंस को जो है वो उतनी दूर मतलब अभी तक हम उतनी दूर नहीं गए हैं, उतनी दूर तक लेकर के जाएगा, ओके। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने की कोशिश यहाँ पर होगी। बाकी जब रिलीज़ होगा तो पूरा द हिंदू और ये सब न्यूज़पेपर भर भर के छापेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें HSV1 वायरस के बारे में, कुछ चीज़ें यहाँ पर उभर के आई। HSV1 वायरस का मतलब होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, ओके। और इसको कोल्ड सोर वायरस भी यहाँ पर कहा जाता है। और इसके बारे में बेसिकली ये निकल के आया जब हमने एंशियंट ह्यूमन टीथ का DNA यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, ओके। तो बेसिकली आपका जो जबड़ा होता है ना, उसकी तरफ ये वायरस जो है वो यहाँ पर अटैक करता है, और काफ़ी भारी मात्रा में जो कह सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पर हो जाता है, ओके। तो पहले यूरोप में ये ऑब्जर्व किया गया जब हमने DNA वगैरह यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की, तो पता चला कि 5000 साल पहले लगभग ये चीज़ें उभर करके आनी शुरू हुई। उसके अलावा धीरे धीरे जैसे कल्चर और ट्रेडिशंस यहाँ पर चेंज होते रहे, उसके हिसाब से आप देखोगे कि ये जो HSV1 वायरस, इसको कोल्ड सोर वायरस भी कहते हैं, ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया, स्पेशली कोल्ड एरियाज़ में होता है। और स्पेशली अगर हम बात करें तो जो रोमांटिक किसिंग का इमरजेंस यहाँ पर यूरोप के अंदर हुआ, उसके कारण इसमें बहुत भारी मात्रा में राइज देखने के लिए मिले केसेस के अंदर। तो आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड HSV1 वायरस और कोल्ड सोर वायरस, ओके, नथिंग मोर देन डैट। उसके अलावा लॉन्ग कोविड के बारे में पता चल रहा है कि आप बताओ बिच ऑफ द, मतलब लॉन्ग कोविड जो है वो होता क्या है, उसकी एक अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग कोविड का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी को कोविड-19 हुआ हो और उसके सिम्टम्स जो हैं वो अभी तक नहीं जा रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं कोविड हुए हुए और सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लॉन्ग कोविड। तो इसके जो केसेस वगैरह हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं कि पेशेंट जो हैं वो लॉन्ग कोविड से सफ़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली US के अंदर। बाकी आपको स्टडी ना पढ़नी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको लॉन्ग कोविड क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है नोट बिनाइन। और यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे लोग, आपको पता है इंडिया या पूरी दुनिया के अंदर में नॉन न्यूट्रिव स्वीटनर्स का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, ओके। तो वो बेसिकली मीठा वगैरह नहीं खाते, लेकिन उस जैसी चीज़ें खाते हैं जो कि हार्मफुल कम होती हैं, उसमें मिठाई भी नहीं लगती लेकिन टेस्ट भी आता है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले सोची जाती थी कि अच्छी हैं, दे आर बिलीव्ड टू हैव नो इल इफेक्ट पहले, ओके। बट अब रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया है कि शुगर के अगर कोई सब्सटीट्यूट यहाँ पर हैं तो उनमें भी कमियां पाई जा सकती हैं। इनफैक्ट इसकी वजह से जो है वो आपके ब्लड शुगर लेवल चेंज यहाँ पर हो सकते हैं। आपके शरीर के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं, उनको आप समझो कि आदत पड़ चुकी होती है जब आप बचपन से शुगर वगैरह लेते हो, ओके। और जब आप उस चीज़ को छोड़ोगे और नॉन न्यूट्रिव स्वीटनर्स की तरफ यहाँ पर जाओगे, तब उनको बेसिकली अडेप्ट करना पड़ेगा, और अडेप्ट करने के चक्कर में ब्लड शुगर के लेवल्स जो हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं। स्टडी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं और ये ब्यूटीफुल आर्टिकल आप लोगों के सामने आ जाएगा। लिखा हुआ है फ्रूट फ्लाइज नोबल मेथड टू स्टडी न्यूक्लियर मैट्रिक्स। हमारे पेपर के हिसाब से पूरी स्टडी कहीं काम की नहीं है, ना हम इसको पढ़ेंगे ना हम इसको, हाँ यहाँ तक का थोड़ा सा देखेंगे कि आखिर इधर से इधर क्या दिया गया है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द न्यूक्लियर मैट्रिक्स,
और इसके बारे में 3 लाइन का क्वेश्चन भी बन सकता है, 1 लाइन का क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 लाइन का क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्रूट फ्लाइज के ऊपर स्टडी हुई है, ये हमें नहीं जानना, ठीक है। फ्रूट फ्लाइज के ऊपर स्टडी हुई है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्टडी न्यूज़ के अंदर क्यों आई, मतलब न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूज़ के अंदर क्यों आया, वो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको याद नहीं रखना। आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी तरफ चलते हैं। ओके, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एक हर किसी के शरीर में सेल होती है। ओके, सेल बायोलॉजी का पार्ट है बेसिकली। ये जो आर्टिकल है वो बायोलॉजी का आर्टिकल है, तो आपको इसको इस तरीके से समझना होगा। ये सेल हो गई, सेल के अंदर आपके अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं और उसके सेंटर में एक एलिमेंट होता है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, और ये न्यूक्लियस के अंदर से अगर हम मटेरियल को हटा दें तो एक जाली लाइक संरचना आपकी बन जाती है, और वो जाली लाइक संरचना ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, ये प्लाज्मा लाइक हो सकती है, हार्ड शेल हो सकती है, जैसे ह्यूमन सिस्टम का आप जो अगर मांस वगैरह है इस चीज़ को हटा दो तो एक कंकाल बचेगा। ऐसे ही आपका अगर हम न्यूक्लियर ले लें और न्यूक्लियर का मटेरियल हटा दें तो उसका भी कंकाल बचता है, स्केलेटन बचता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। नथिंग मोर देन डैट, आपको इतना याद रखना है। अब पॉइंट्स क्या क्या दिए गए थे उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एवरी सेल, आपको पता है कि दैट मेकअप्स एन ऑर्गेनिज्म, उसकी काफ़ी सारी कॉपी होती हैं जीनोम के अंदर। कॉपी होने के बाद ही एक आप समझो कि टिश्यू बनता है और फिर ह्यूमन बॉडी जो है वो उभर करके आती है। दिस जीनोम अलग अलग तरीके के स्पेशल वे में एक स्ट्रक्चर के रूप में बना हुआ होता है जिसको न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे मैंने न्यूक्लियर मैट्रिक्स की आपको क्लियर डेफिनेशन बता दी, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसकी वजह से उसका जो सेल है, बेसिकली सेल का न्यूक्लियस है, उसका आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन ना हो तो कितना अजीब सा लगेगा। ओके, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, ढांचा नहीं होगा, ऐसे ही आपका न्यूक्लियस का कोई ढांचा नहीं हो सकता अगर न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट ना हो तो। ओके, पहले क्या था कि फ्रूट फ्लाइज के ऊपर स्टडी की जाती थी, तो उनका जो एम्ब्रियो है उसमें से न्यूक्लियाई को हटाना पड़ता था, आइसोलेट करना पड़ता था, और तब उसके ऊपर स्टडी होती थी। मैं सिर्फ इसको एक बार ही क्लियर करूंगा क्योंकि आपको याद नहीं रखना। ओके, तो फ्रूट फ्लाइज के ऊपर स्टडी जब यहाँ पर की जा रही थी तो आपको एम्ब्रियो से न्यूक्लियाई को आइसोलेट करना पड़ता था। लेकिन अब जो नया काम हुआ है, अब एक नई मेथोडोलॉजी यहाँ पर निकल करके आई है, जो कि CSIR के कुछ साइंटिस्ट हैं, CCMS के साइंटिस्ट हैं, TIGS के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक नया वे जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है जिससे कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स को स्टडी किया जा सकता है फ्रूट फ्लाइज के अंदर में। उनके एम्ब्रियो से न्यूक्लियस को बाहर नहीं करना पड़ेगा, विदाउट रिमूविंग द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी महारत हासिल हुई है। हमें नहीं जानना कि कैसे वर्क करता था, कैसे नहीं करता था, हमारा काम इतना था कि हमने इसको पढ़ लिया न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इससे न्यूक्लियर मैट्रिक्स का थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी हमें देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। पहले डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को स्टडी करने के लिए आपको विद इन द एम्ब्रियो काम करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके वर्क करना पड़ता था, बट अब जो है वो आप कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। तो ये एक स्टडी जो है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के फील्ड में यहाँ पर हुई है। आप देखो कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज लाइक अ स्कैफोल्डिंग। ओके, यूजिंग बायोकेमिकल मींस इफ अ न्यूक्लियस इज टेकन आउट। देखो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पर प्रोसेस दिखाई गई है, केमिकल प्रोसेस, कि कैसे हम एक सेल से न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हासिल करते हैं। आपको याद नहीं रखनी, बट यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स को डिटेल में समझना है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ एक बार निकलूंगा, इसीलिए मैं इसको दोबारा भी नहीं पढ़ा। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। अगर न्यूक्लियस को आपको बेसिकली न्यूक्लियर मैट्रिक्स को अगर आपको हासिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका न्यूक्लियस है उसको एक एंजाइम के साथ डाइजेस्ट कराना पड़ेगा, डीएनए वगैरह को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर उसके साथ साथ इसको धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा एक हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के साथ, जो कि डीएनए प्रोटीन या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन को रिमूव कर देगा। उसके बाद जो आप देखोगे कि एक फाइब्रस मैशवर्क बचा, जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ जाल सा होगा, उसको कहेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और इस तरीके से ये जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ विच, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। ये इस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द जीनोम इज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में देखो भाई ये सेल, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, सेल के अंदर में आपका न्यूक्लियस और उसके अंदर में आपका डीएनए, आरएनए या जीनोमिक मटेरियल जो भी होता है वो पड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। जब हम इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, लाइक जीनोमिक मटेरियल है अंदर उसको खत्म कर दिया, या और कोई एलिमेंट है, लिक्विड है, उसको खत्म कर दिया, तो जेली लाइक संरचना यहाँ पर बच जाती है, स्केलेटन लाइक संरचना बच जाती है, उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ओके, तो दिस जेली लाइक संरचना न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहलाती है। दिस इज डायनामिक मटेरियल प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द
जिससे रेगुलेशन होती है जीन्स वगैरह की। इसको स्टडी करने के बाद हम काफ़ी सारी जो और पिक्चर्स हैं लाइक कैसे सेल के अंदर में वर्क होता है या और चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब बस यही आपको पढ़ना था कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क होता है। यही चीज़ें इमेज के अंदर में दिखाई गई थी कि ये यही सब चीज़ें हैं कि एक यूजुअल वे ये था कि आपको पहले न्यूक्लियस को रिमूव करना पड़ता था, बाहर निकालना पड़ता था एम्ब्रियो से, तब स्टडी होती थी। लेकिन अब जो है वो विदाउट इन सितु यहाँ पर न्यूक्लियर मैट्रिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एम्ब्रियो के अंदर में विदाउट एक्सट्रैक्शन के काम यहाँ पर हो सकता है। और इसको 16 आवर ओल्ड जो है वो आपका ये सब काम हुआ है। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये सब बहुत डिटेल में हो जाएगा, हमारे काम की चीज़ें नहीं है, डीप बायोलॉजी हो जाएगी। बस आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ संरचना के बारे में पता होना चाहिए था, इससे ज़्यादा हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिकोडिंग मॉस्किटो सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि मॉस्किटो किस तरीके से स्मेल करते हैं और उनका जो आप देखोगे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि स्मेल करते हैं, लेकिन मॉस्किटो जो है वो अपने रूल्स को चेंज कर रहे हैं स्मेल करने के। आपने देखा होगा कि कितनी भी मोर्टीन जला लो लेकिन अब भी मच्छर जो है वो मरते नहीं है। तो ये क्या है, यही तरीका आपको इसके अंदर में बताया गया है। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। लगभग अगर हम बात करें तो मॉस्किटो की 3000 के करीब स्पीसीज पाई जाती है और उनमें से कुछ होते हैं जो कि ह्यूमन ब्लड पर सर्वाइव यहाँ पर करते हैं, जैसे एजिड एजिप्टाई है, ओके, एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, ओके। ये सारे मच्छर अलग अलग तरीके की बीमारियां लाते हैं, लाइक डेंगू है, मलेरिया है, वेस्ट नाइल फीवर है, इनकी वजह से होता है, ओके। तो हाउ दीज स्पीसीज आर स्पेसिफिकली एबल टू डिटेक्ट ह्यूमन, ये कैसे पता लगाती हैं कि ये इंसान है और ये इंसान का खून है, मुझे ये पीना है, ओके। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर स्टडी हुई। इवन 50 मीटर के दूर से पता लगा लेंगे कि वहाँ पर ह्यूमन है और उसका ब्लड ये और मुझे ये लेना है, ओके। तो ये चीज़ ही इस आर्टिकल के अंदर बताई गई है कि हाउ दीज स्पीसीज आर स्पेसिफिकली एबल टू डिटेक्ट ह्यूमन्स। 3000 स्पीसीज हैं लेकिन कुछ ही डिटेक्ट कर पा रही हैं, ऐसा कैसे, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। अब आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड मॉस्किटो रेपेलेंट्स, ओके। मॉस्किटो रेपेलेंट्स के अंदर यही सब ऑल आउट वगैरह, गुड नाइट वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि मॉस्किटो को दूर भगाने का काम यहाँ पर करती हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करती हैं, ये जो मॉस्किटो के सूंघने की क्षमता होती है उसको ख़त्म कर देती हैं, ओके। तो मॉस्किटो रिपेलेंट का जो सिद्धांत है, वर्किंग रूल है, वो बेसिकली ये है कि मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन ब्लड को सूंघ नहीं सकते, जिसकी वजह से उनको जो है वो दूर यहाँ पर भगाया जाता है। तो ये रेपेलेंट जो है वो इस तरीके से वर्क यहाँ पर करते हैं। मोस्ट कॉमन रेपेलेंट्स के अंदर में आप देखोगे कि आपके केमिकल्स आते हैं, लाइक डाई इथाइल्यूमाइड्स नाम का केमिकल आ जाता है, ओके, जो कि मॉस्किटो को दूर यहाँ पर रखता है। इसके अलावा कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे पाइकेरिडीन है या फिर IR3535 है, ये याद नहीं रखने आपको, ओके। या यूकेलिप्टस का ऑयल है, उसको भी जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ फुल प्रूफ यहाँ पर नहीं है। अब एक स्टडी जो है वो जर्नल सेल में प्रकाशित हुई और उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया। देखो ये ग्रीन रंग का जो हाईलाइट है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि मॉस्किटोज हैव इवॉल्व्ड रेजिलियंट बैकअप्स इन देयर olfactory सिस्टम दैट मेक्स योर दे कैन ऑलवेज स्मेल अवर सेंट, ओके। तो ये जो है वो बेसिकली स्टडी ये बताती है कि मॉस्किटोज़ के अंदर, हमारे ह्यूमन सिस्टम के अंदर में भी ऑल्फैक्टरी सिस्टम होता है, ओके। और मैं इसके बारे में कई बार पढ़ा भी चुका हूँ। ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो बेसिकली कोई भी स्मेल जाएगी, स्मेल जा करके इससे टकराएगी और ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो ब्रेन को यहाँ पर संदेश देगा कि हाँ भाई ये इस चीज़ की स्मेल यहाँ पर आ रही है। तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है वो बेसिकली इस चीज़ में वर्क करता है। सेम सिस्टम एनिमल और बेसिकली मॉस्किटोज़ के अंदर में भी होता है। और मॉस्किटोज़ के अंदर में जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है अब ये बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होता जा रहा है। आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते हो लेकिन अब कोई भी असर नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि मॉस्किटोज़ का जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है वो रेजिलियंट हो चुका है, अब उन पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, ओके। मॉस्किटोज़ आर ब्रेकिंग ऑल ऑफ आवर फेवरेट रूल्स ऑफ हाउ एनिमल स्मेल थिंग्स। जैसे और एनिमल्स सूंघने का वर्क करते हैं, स्मेलिंग करते हैं, और जो आपके मॉस्किटोज़ हैं वो इन सब रूलों से अलग चलते चले जा रहे हैं। तो वही सब स्टडी जो है वो यहाँ पर शुरू हुई। ऑल्फैक्टरी सिस्टम के बारे में इस पर्टिकुलर पैसेज में बताया गया है कि ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो हैं वो आपका स्मेल को रिसेप्ट करते हैं, रिसेप्ट करने के बाद ब्रेन्स में जो है वो संदेश पहुँचाते हैं, और संदेश पहुँचाने के बाद किस तरीके की खुशबू है या कैसी चीज़ें हैं उस चीज़ को यहाँ पर बताते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये बेसिकली 2 टाइप की इस तरीके की संरचनाएं निकली हुई होती हैं। अगर एक भी रिसेप्टर ख़राब हुआ तो दिक्कत यहाँ पर आ जाती है, तो सेंस ऑफ मतलब एबिलिटी ऑफ सेंस वो यहाँ पर लॉस हो सकती है। तो रिसर्चर्स जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो मॉस्किटो हैं उनका जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है अगर उसको डिसफंक्शन कर दिया जाए तो जो बीमारियाँ यहाँ पर आती हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है, ओके।
तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर याद रखो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज़ें हैं। इसके अलावा डिटेक्शन बाय न्यूरॉन्स, ये जो लाइनें यहाँ पर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक केमिकल है जिसका नाम है 1-octane-3-ol, ओके। और ये एक केमिकल है जो कि सिक्रेट किया जाता है बाय ह्यूमन स्वेट, ओके। तो इंसान का जो पसीना होता है वहाँ से ये केमिकल निकलता है, और इस केमिकल को जो है वो डिटेक्ट कर लिया जाता है स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूरॉन्स के द्वारा, जो कि पीपल्स और मॉस्किटोज के अंदर में होती है, ओके। तो इस वजह से जो मॉस्किटो हैं वो 50 मीटर की दूरी से भी आपको जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग यहाँ पर है, और इसका ब्लड सैंपल मेरे लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। ये केमिकल जो है इसका नाम दिमाग में रख लो, बस ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, और किस तरीके से वर्क करती है ये सफिशियंट है। बाकी ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है। उसके बाद आगे चलें, और यहाँ पर जो मंकी पॉक्स वायरस है उसके केसेस राइज हो रहे हैं यूएस के अंदर, हालांकि ग्लोबली केसेस की संख्या जो है वो डिक्लाइन भी हो रही है, ओके। तो यूरोप है, इंडिया है, इसमें केसेस बढ़े लेकिन अभी स्टेटिक पोर्शन में है, बट ठीक है, ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। हमने मंकी पॉक्स के बारे में 3 महीने में काफ़ी कुछ स्टडी की है। लाइक मंकी पॉक्स के 2 लीनिएज आए, एक था A2 और दूसरा था आपका B1, ओके। A2 वाला जो है वो बेसिकली यूएस वगैरह में फैला, और B1 वाला जो है वो यूरोप इंडिया में फैला। बाकी मैंने आपको MSM क्या होता है सब पढ़ाया है, ये स्टडी हमारी किसी काम की नहीं हो जाती। केसेस राइज हो रहे हैं, जस्ट इतनी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूविंग एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स थ्रू इनोवेशन, और यहाँ पर बात हो रही है वही ABR की और AMR की, जिसको हर महीने डाउन टूवर्ड्स UPSC स्पेशल सीरीज में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। हम बात करेंगे कि क्या बात यहाँ पर हो रही है। आपने सुना होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। जब इन्होंने डिस्कवरी की तो इन्होंने एक वार्निंग भी यहाँ पर की थी कि ये जो पेनिसिलिन मैंने यहाँ पर बनाई है ये शॉप्स पर इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी कि कोई भी आकर के इसको खरीद सकता है। तब हमने इनकी बातों को इग्नोर कर दिया था कि ये तो अभी अभी स्टडी हुई है, इन्हें कैसे पता कि इतना सब डिस्ट्रप्शन इसके कारण हो जाएगा। लेकिन आज हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो टाइम यहाँ पर आ चुका है जब हर किसी को एंटीबायोटिक्स आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, और उसको खा करके, उसको ओवर यूज़ करके, उसका गलत यूज़ करके इंसान ने ABR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और AMR यहाँ पर डेवलप कर लिया है। AMR और ABR यहाँ पर जो है वो डेवलप कर लिया है, ओके। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से डिसरप्शन जो है वो कर रही हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के रूप में था। उसके अलावा आप देखोगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक ग्रोइंग ह्यूमन क्राइसिस है, और इसके जो कारण हैं वो ये हैं कि हम एंटीबायोटिक्स का रेकलेस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेनिसिलिन भी है। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, पैरासाइट्स हैं, स्पेशली जो माइक्रोब्स हैं, उनके अंदर रेजिलिएंट हो जाता है कि वो उन पर किसी तरीके का असर नहीं पड़ता और ट्रीटमेंट्स का, ओके। तो आपने अगर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ली, गलत तरीके से ले ली, तो बैक्टीरिया या वायरस जो भी आपके शरीर में मौजूद हैं उन पर उसका असर पड़ना बंद हो जाएगा, वो रेजिलिएंट यहाँ पर हो जाएंगे। अब उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एंटीबायोटिक्स लो या फिर कोई और ट्रीटमेंट करो, वो बैक्टीरिया वहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। तो जो आपकी मैजिक बुलेट्स होती हैं, मैजिक बुलेट्स किसको कहा जाता है? बेसिकली एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है, क्योंकि ये सारी परेशानियाँ दूर कर देती थी। लेकिन अभी इनका प्रभाव उल्टा पड़ रहा है। क्यों? चीज़ तो अच्छी है लेकिन हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से, ओके। तो रेकलेस यूज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कंसर्न इसी बात के हैं कि ये जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर माइक्रोब्स इवॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब ये एंटी माइक्रोबियल्स ना रह करके सीधे सीधे जो है वो सुपर बग्स हो गए हैं, क्योंकि अब इन पर किसी तरीके की ड्रग्स का, मेडिसिन का, ट्रीटमेंट का, थेरेपी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ओके। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम उभर करके आई है, और इसके लिए हमें एक मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि इफेक्टिव तरीके से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो हैं उनका यूज़ यहाँ पर किया जाए, और यूज़ करने के साथ साथ लाइफ सेविंग जो एंटी माइक्रोबियल हैं उनका पूरी दुनिया में अप्रूवल भी हो। बेसिकली ये चीज़ जो है वो लोगों को हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा बेटर डायग्नोसिस की ज़रूरत है, जो भी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और ऐसी ड्रग्स पर काम करने की ज़रूरत है जो कि इन चीज़ों को अब ट्रीट कर सकें। सर्वेलियंस सिस्टम को रोबस्ट करने की ज़रूरत है ताकि ड्रग रेजिलियंस जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, ओके। तो ये कुछ सुझाव हैं कैसे हम AMR और ABR को ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नई एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स तो लगातार डेवलप की जा रही हैं बहुत सारी फार्मास्यूटिकल रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए, लेकिन ये इसमें खर्चा बहुत आएगा, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत सारा टाइम यहाँ पर लगेगा, और बहुत सारी जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको तो ये पहुँच भी नहीं पाएंगी, क्योंकि पहले ही यूरोप और जो अमेरिकन हैं वो सब इस चीज़ को स्टॉक कर लेंगे।
इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, अपना खुद का इनोवेशन भी यहाँ पर कर सकता है, जिससे कि स्ट्रेटजीज जो है वो चेंज की जा सकती हैं इंडिया में एएमआर के केसेस को ख़त्म करने में, और ये जो सुपर बग्स यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं इनको हम रोका जा सकता है। सुपर बग्स कुछ भी नहीं है, वायरस बैक्टीरिया वो अपनी माइल्ड स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे एंटी माइक्रोबियल्स के गलत यूज़ के कारण वो रेजिलियंट हो गए, तो उसको सुपर बग का नाम दे दिया जाता है। एएमआर के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में ड्रग रेजिस्टेंस जो सुपर बग हैं उनकी वजह से एचआईवी एड की तुलना में 1.27 ज़्यादा मृत्यु देखने के लिए यहाँ पर मिली। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से माने 2050 तक 10 मिलियन लोगों में एबीआर एएमआर के केसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स ग्लोबली, हम इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर के रूप में आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स के। एएमआर जो है वो भारी मात्रा में ग्राउंड को घेरे हुए है। ग्राउंड का मतलब यह है कि लोगों में भारी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का गलत यूज़ करते हैं। लाइक एक दी गई है ये वाली, ओके, ये एंटी माइक्रोबियल दी गई है, इसका हमने यूज़ किया एंटीबायोटिक का। और इसके अलावा जितने भी आपको मिल जाएंगे 1.6 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन से जूझ भी रहे हैं, ओके, 2040 तक और भी जूझेंगे, ओके। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब एक ही ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं, बहुत सारी ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ओके। तो आपकी कई सारी बीमारियां ख़त्म नहीं होती, जैसे टीबी भी हो सकता है, और उसके अलावा आप देखो एचआईवी एड्स भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के अलावा सिचुएशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये भारी मात्रा में सिचुएशन नज़र आ रही है, और सुपर बग से लड़ने के जो हमारे तरीके हैं ये इनएडिक्वेट नज़र आते हैं। अब इसमें डायग्नोसिस की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। हम जो हैं वो एंटी माइक्रोबियल्स के ओवर यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, गलत तरीके से इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। और उसके साथ साथ कि कौन सी चीज़ें हैं इन्फेक्शन कर रही हैं उनको डायग्नोस करें, जिससे कि राइट कोर्स ऑफ ड्रग को डिटरमाइन यहाँ पर किया जा सके। इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर थोड़ी सी लगाम जो है वो लगाई जाए, क्योंकि गलत तरीके से या ओवर यूज़ इसका कारण बन जाता है। फिर आपको पता होगा कि एनिमल्स वगैरह के अंदर में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो ह्यूमन सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा रैपिड डायग्नोसिस करेंगे, जिसकी वजह से एग्जैक्ट माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी, और हम एक पॉइंट ऑफ केयर तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ताकि एंटीबायोटिक्स के मिस यूज़ को जो है वो ख़त्म किया जा सके। कोविड-19 पैंडमिक में हमने देखा कि किस तरीके से हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो डेवलप भी कर सकते हैं और लोगों तक अवेलेबल भी करा सकते हैं। जल्दी जल्दी हमने सारे काम किए। ऐसा ही काम जो है वो अब हमें एएमआर के बारे में भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद की बीमारी ये उभर करके आ रही है, एएमआर और एबीआर, ओके। तो ये जो है वो इसके लिए अलग अलग एजेंसी लाइक आईसीएमआर है, बीआईआरएसी है, ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, हमें थोड़ा तेज वर्क करना पड़ेगा। जैसे हमने कोविड-19 के दौरान किया, ऐसी ही इमरजेंसी की सिचुएशन ये भी बनती हुई आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक डिस्कवरी, और एक बात ये भी है कि नई जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी डिस्कवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी एंटीबायोटिक्स अब असर नहीं कर रही हैं, ओके। तो कुछ नई जो एंटीबायोटिक्स जिसकी वजह से हमारा जो कंजम्पशन बढ़ा, लाइक यहाँ पर दी गई है, लाइक क्विनोलोन है या आपका मैक्रोलाइट्स है, ओके, ये सब शार्पली इंक्रीज हुई लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर। और अब जो है वो नई जो बायोटिक्स हैं उनको लाना पड़ेगा, लेकिन नई एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के पास फंडिंग की कमी है, रिसर्च की कमी है, क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो पाते, सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है, रेगुलेटरी हर्डल्स नज़र आते हैं, जिसकी वजह से नई एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन होता चला जा रहा है। तो नई एंटीबायोटिक्स डेवलप करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, उसमें बहुत सारा समय भी लगेगा, ओके, बट ये करनी तो हमें यहाँ पर पड़ेंगी। इंडिया को ज़रूरत है कि वो जल्दी से जल्दी एंटीबायोटिक्स, जो नई एंटीबायोटिक्स है उसके डेवलपमेंट में भूमिका यहाँ पर निभाए, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से हो, फार्मा कंपनीज़ के साथ में मिलकर के एमओयू वगैरह साइन करके हो, या गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स के जरिए यहाँ पर हो। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीबीटी, डीएसटी, ये सब मिलकर के यहाँ पर वर्क कर रही हैं, और इन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर्स लाइक ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च डेवलपमेंट पार्टनरशिप, वेलकम ट्रस्ट एंड अदर के साथ मिलकर के कुछ एमओयू वगैरह भी साइन किए हैं, ताकि वर्ल्ड क्लास क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ाया जा सके और एएमआर एपीआर के केसेस के लिए कुछ किया जा सके। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इंडिया के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 80% के करीब अर्बन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं। रिसोर्स स्टार्व्ड हॉस्पिटल्स नज़र आते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, तो वो एंटीबायोटिक्स जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हो जाते हैं, ओके।
प्राइसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से खरीदने में दिक्कत यहाँ पर आती है। तो उसके लिए हम इनोवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनोवेशन प्राइसिंग मॉडल ला सकते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी उपलब्ध करा सकती है इन चीज़ों के ऊपर, ओके। और ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ऑलराइट। तो उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर ये आपको और तो कुछ खास चीज़ें यहाँ पर निकलती नहीं शायद, ओके। और बस यही है कि एंटीबायोटिक्स की रिसर्च में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ आना पड़ेगा, पब्लिक तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर से तो इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, ओके। एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी रोल आउट यहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे कि जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको भी खत्म किया जा सके। AMR ABR के कारण आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि जो पुराने ट्रीटमेंट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे और नए ट्रीटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की जो सेविंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी और एक बड़ी सिचुएशन आ जाएगी जिसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे थे आयुष्मान भारत स्कीम से, ओके। तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी। AMR जो है वो एक इमर्जिंग पेंडेमिक के रूप में आ रहा है और इंडिया जो है वो दुनिया की कैपिटल है AMR कैपिटल के रूप में। वो पॉलिसी मेकर, साइंटिफिक कम्युनिटी कह रहे हैं कि इंडिया को अपनी फार्मास्यूटिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके, एक्सपर्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ा, ऐसे ही उसको AMR से भी लड़ना पड़ेगा। और बाकी की जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वर्क करना पड़ेगा इंडिया को। तो ये चीज़ें जो है वो इस आर्टिकल से पर्टिकुलरली निकल करके आती है। ये लास्ट स्लाइड थी, 25 मिनट की वीडियो हो गई, ओके। बट जितनी भी चीज़ें थी आपको काम की याद रखनी थी। ये आर्टिकल अच्छा था, ये आर्टिकल अच्छा था, और कुछ छोटे आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए थे। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और फालतू लेंथ ना बढ़ाते हुए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।